12:15 बजे मोबाइल फोन की घंटी बजी। डॉक्टर सुजाता की कॉल थी। हेलो हाय के बाद पूछने लगी, कोई चीज चाहिए हो तो आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं बेतकल्लुफी से बोला, काफी सामान चाहिए, और फिर उसे नाश्ते के जरूरी सामान के अलावा परमा के लिए 2 सूट और तौलिया लाने का बता दिया। कपड़ों के नाप के बारे में इस्तफसार पर एतमाद से अपनी जाने हयात पलवशा का नाप दे दिया। डॉक्टर सुजाता 2 बजे के करीब वहाँ पहुंची थी। मैंने दाखिली दरवाजा खोला, वो कार अंदर ले आई। गैराज में तो जगह नहीं थी, उसने कार मुख्तसर से सहन में ही पार्क कर दी। अकबी नशिस्त सामान से भरी हुई थी। सामान अंदर मुंतकिल करके हम निचले ड्राइंग रूम में बैठ गए। अब तक मैंने उसे परमा के बारे में कुछ नहीं बताया था, और चूंकि खबरों में उसका कोई तस्करा नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर सुजाता खुद से भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद उसने खुशदिली से पूछा, जगह पसंद आई? मैं साफ गोई से बोला, आपके रवैये ने उलझाया हुआ है, वरना जगह बहुत उम्दा है। उसके चेहरे की रौनक मांद हुई। होंठ काटते हुए उसने चुप साध ली। तब वो काफी दुखी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब याद रहे, पुलिस और एजेंसियां मुसलसल हमारी तलाश में हैं और मालूम नहीं किस वक्त हम तक पहुंच जाएं। ऐसे हालात में अंधाधुंध भागना हमारी मजबूरी बन जाता है। बेहतर होगा कि किसी मुनासिब मौके के इंतजार की बजाय जो कुछ कहना है उगल दें। हाँ या ना करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। उसने पूछा, आपकी साथी सोई हुई है? मैंने अस्बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, अगर जाग रही होती तब भी परवाह नहीं थी, क्योंकि बेचारी हिंदी से बिल्कुल ही नाबलद है। वो मुस्तफसिर हुई, क्या मेरा काम करने को उसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी? मैंने उसे तसल्ली दी, इसका इन्हिसार आपके काम पर है। अगर अकेले मेरे करने का है तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी, वरना बेफिक्र रहें, वो मेरे साथ है। वो उलझन आमेज लहजे में बोली, मुझे नहीं पता आप अकेले कर लेंगे या दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, आप ये सरदर्द मेरे लिए रहने दें और काम बताएं। लम्हा भर सोचकर वो हिचकिचाते हुए बोली, 7 हाइट हॉस्पिटल का एक सीनियर डॉक्टर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो लीक हो गई तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई चुनाव नहीं बचेगा। मैंने दिल ही दिल में अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब करते हुए पूछा, कितनी रकम का तकाजा कर रहा है? वो सुर्ख होते हुए बोली, उसे रकम नहीं चाहिए। मैंने उसके महजूब चेहरे से नजरें हटाई और सोफे की पुश्त पर सर टेकते हुए पूछा, कहीं उसका मुतालिबा मान तो नहीं लिया? वो शर्म, गुस्से और दुख भरे लहजे में कर रही, गुज़श्ता 2 इतवार की रातें अजियत सह चुकी हूँ। मैं शाकी हुआ। उसका मुतालिबा पूरा करने के बाद बाकी क्या बचा? वो बोली, अब वो जोर दे रहा है कि मुझे उसके दोस्तों को राजी करना पड़ेगा, और दर हकीकत वो उसके दोस्त नहीं, गाहक हैं, जिनसे भारी मुआवजा लेकर वो मुझे पेश करेगा। मेरे अलावा भी चंद लेडी डॉक्टर उसके चुंगल में फंसी हुई हैं, जो कोशिश के बावजूद जान नहीं छुड़ा पा रही। एक बार उसके हत्थे चढ़ जाने वाली इस दलदल से निकलने की कोशिश में मजीद धंसती चली जाती है। पहले उसके पास मेरा एक वीडियो क्लिप था, अब 2-3 फिल्में बना चुका है। मैंने हैरानी से पूछा, आप फंसी कैसे? वो रूखे लहजे में गोया हुई। डॉक्टर आदिति वर्मा काफी अरसे से उसके चुंगल में फंसी हुई थी। उस बेगैरत ने आदिति से वादा किया कि अगर मुझे वरगला कर उसके चुंगल में फंसा दे तो आदिति की जान छोड़ देगा। आदिति लालच में आ गई, मुझसे ताल्लुकात बढ़ाए, दोस्ती और बेतकल्लुफी पैदा की, यहाँ तक कि 2-3 हफ्तों में हमारी गाड़ी छनने लगी। फिर एक रात अपने हाथ तकरीब में बुलाया। दोस्ती निभाने को मुझे जाना पड़ा। क्या खबर थी कि अपनी गर्दन में फंदा डाल रही हूँ। तकरीब में उसकी गिनी चुनी सहेलियां और चंद दोस्त ही आए हुए थे। दूसरों की हमराही में मैंने भी 2-3 जाम चढ़ा लिए। इससे बेखबर के आदिति मेरी शराब में जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली दवाई की अच्छी खासी मिकदार शामिल कर चुकी थी। जूं ही मैं बहकने लगी, आदिति मुझे खींचकर अपनी ख्वाबगाह में ले गई। मुझे अपने अफाल पर काबू नहीं रहा था। ख्वाबगाह में बंद करके पहले तो वो खुद मेरे जज्बात को मजीद उभारती रही। जूं ही मैं होश व खिरत से बेगाना हुई, उसने अपने खुसूसी मुलाजिम को फोन करके वहीं बुला लिया, और तब तक मैं फायदे नुकसान के एहसास से कोसों दूर जा चुकी थी। तब मेरी तलब में जिल्लत और गलाजत के अलावा कुछ शामिल नहीं था। जब हवासों में आई तो लुट चुकी थी, लेकिन अफसोस करने और पशमान होने से मेरी इस्मत या फख्र वापस नहीं आ सकता था। रो धोकर घर आ गई। 2 दिन नौकरी पर भी न जा सकी थी, और जिस दिन काम पर लौटी तब पता चला कि मेरे पांव के नीचे जमीन नहीं रही। डॉक्टर देवाशीष कुमार के मुतालबे से बचने का एक ही रास्ता बचा था, और वो था आत्महत्या करना। कोशिश तो की, मगर जिंदगी की मोहब्बत गालिब रही। सोचा, जब एक बार बर्बाद हो चुकी हूँ तो दूसरी बार कड़वा घूंट पीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पहले लाइल्मी वजह बनी और दूसरी बार बेबसी। मगर ये मेरी भूल थी कि देवाशीष जैसे दरिंदे के चुंगल से जान छुड़ाना मुमकिन होता है। ये कहते ही उसकी खूबसूरत आंखों से पानी बहने लगा। अचानक लौरा की आवाज आई, पानी पी लो। न जाने वो किस वक्त पहुंची थी। उसे रोते देखकर पानी का ग्लास बढ़ाते हुए नरम लहजे में बोली। सुजाता ग्लास थाम कर एक ही सांस में खाली कर गई। लौरा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। मैं मतलब की बात पर आया।
اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آزردگی سے بولی ساری کہانی بتا تو دی ہے۔ میں نرمی سے بولا تفصیل بتائی ہے، مطمع نظر بیان نہیں کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی دیواشیش کمار کو قتل کر سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ کام آپ خود بھی تو کر سکتی ہیں۔ وہ استہزائی انداز میں بولی کیا آپ کو اتنی ہمت اور حوصلے والی لگتی ہوں؟ میں اطمینان سے بولا کرائے کے کئی قاتل مل جاتے ہیں۔ وہ بولی اگر وہ قاتل پکڑا جاتا تو میری عزت تو خیر کیا بچتی، جیل کی سیر بھی کرنا پڑتی۔ میرے مشورے جاری رہے۔ میں نے کہا اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیتی، ایک مرد ایسے معاملے کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہے۔ اس وقت لورا مگ میں چمچ گھماتی ہوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید کافی کے لیے پیسٹ بنا رہی تھی۔ سجاتا گہرے تن سے بولی یقیناً آپ کے ہاں ایسے حادثے کے بعد بہن فوراً اپنے بھائی کو اعتماد میں لیتی ہوگی۔ میں نے کہا غلطی کا اعتراف کر لیتی تو گناہ سے بچ جاتی۔ وہ ندامت سے بولی اپنی غلطی اور حماقت پر پردہ ڈالنے کو گناہ کا سہارا لینا چاہا تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ پستی میں لڑکنے والا تہ میں پہنچنے سے پہلے نہیں سنبھل سکتا۔ یقیناً میری نجات بھی شمشان گھاٹ میں جا کر ہی ہوگی، لیکن بدنامی سے نہیں بھاگ سکتی کیونکہ دیواشیش جیسا موزی میری موت کے بعد میری نازیبا ویڈیوز کو بیچ کر پیسہ کمائے گا۔ میں نے کہا میرے لیے دیواشیش کے سر میں گولی اتارنا چندہ دشوار نہیں ہے، لیکن دیواشیش کی موت کے بعد بھی خطرہ آپ کے سر پر منڈلاتا رہے گا۔ نہ جانے اس نے ویڈیوز کہاں چھپائی ہوں گی۔ اس کی موت کی وجوہات ڈھونڈنے والوں کی ان ویڈیوز تک رسائی مشکل نہیں ہوگی، اور تفتیش کرنے والوں میں کوئی بدخصلت شامل ہوا تو آپ کا واسطہ کسی نئے دیواشیش سے پڑ جائے گا۔ وہ پھیکے لہجے میں بولی اندازہ کر سکتی ہوں۔ لورا لا تعلقی سے مگ میں چمچ گھمائے جا رہی تھی۔ سر درد کے لیے پیسٹ والی کافی اچھی رہتی ہے، لیکن کافی کا پیسٹ بنانا بھی اچھا خاصا سر درد ہے۔ بقول شاعر درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ لورا نیند سے جا کر اپنی کسل مندی دور کرنے کو کافی پینا چاہ رہی تھی اور اس کی کسل مندی پیسٹ بنانے ہی سے دور ہو گئی تھی۔ میں سجاتا کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتاؤ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ماتھے پر سر ٹیکا۔ اس کا نرم لہجہ، خوش اخلاقی اور بات کرنے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ میں جوا کھیلنے پر آمادہ ہو گئی۔ سوچا آپ کے کام آ کر اپنا بگڑا نصیب سدھار لوں گی۔ لورا باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے آگے جھک کر سجاتا کے ہاتھ کی پشت کو تھپ تھپایا۔ نصیب سدھارنا رب کائنات کا کام ہے، البتہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور بے فکر رہو انشاءاللہ تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی آپ کا تم کہنا مجھے اچھا لگا۔ لورا ٹرے میں 3 مگ سجائے نمودار ہوئی۔ ہمارے سامنے ایک ایک مگ رکھ کر اس نے اپنا مگ اٹھا لیا۔ شکریہ کہتے ہوئے ڈاکٹر سجاتا نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ گردن میں ہلکا سا خم لاتے ہوئے لورا نے پھلجڑی چھوڑی۔ راجا کی تسلیوں اور وعدوں کو سنجیدگی سے مت لینا، کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے بہلانا اس کی عادت ہے۔ ڈاکٹر سجاتا بوکھلا گئی۔ کیا مطلب؟ لورا نے منہ بنایا۔ الجبرے کا کلیہ یا جیومیٹری کا مسئلہ تو نہیں بتا دیا کہ وضاحت کی ضرورت پڑے؟ ڈاکٹر سجاتا ششدر سی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں اطمینان سے بولا اسے پوچھو نا میرے ساتھ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، کہیں دفع ہو جائے۔ لورا کا مترنم قہقہا گونجا۔ بولی اکیلے میں منتیں کرنے اور ہاتھ جوڑنے سے بھی نہیں کتراتا، اور دوسروں کے سامنے اس کے ڈرامے دیکھو۔ ڈاکٹر سجاتا ہونک بنی ہمیں گھور رہی تھی، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ ہندی میں بولی میڈم کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، اس کی بےہودہ گوئی اور بکواس کی عادت بہت پرانی ہے۔ لورا شرارتی انداز میں بولی جھوٹا، اس لیے اردو بول رہا ہے تاکہ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئے۔ ڈاکٹر سجاتا کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ لورا نشست چھوڑ کر اس کے پہلو میں جا بیٹھی۔ بولی بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، اور بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر سجاتا بولی آپ کے ساتھی کو تفصیل بتا دی ہے۔ لورا براہ راست مجھے مخاطب ہوئی تو کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا مشورہ کرتے ہیں۔ لورا مسرت سے چہکی۔ شکر ہے مجھ سے بات تو کی، میں نے سوچا پکے خفا ہو گئے ہو۔ میں نے کہا تمہاری حرکتیں تو ایسی نہیں کہ بندہ بات بھی کرے۔ لورا بولی اچھا اب تو معافی تلافی ہو گئی ہے تو کیوں نہ کام کی بات کی جائے۔ پہلے مجھے ڈاکٹر سجاتا کا مسئلہ بتاؤ، پھر کوئی حل سوچتے ہیں۔ میں نے اجمالاً بیان کیا تمہارے والا مسئلہ ہے، اسے بھی ایک شکلا ٹکرا گیا ہے جو ان لمحات کو فلما کر بیچاری کو بلیک میل کر رہا ہے، بس اس درندے سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ وہ سکون سے بولی سوچنا کیا ہے، سر میں گولی اتارو تاکہ اپنے ادھورے کام کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ میں نے پوچھا اور اس کے قبضے میں جو ویڈیو ہے اس کا کیا؟ وہ ڈاکٹر سجاتا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بولی ذرا اس کا حدود اربا بیان کرو، کہاں رہتا ہے،
किस वक्त छुट्टी करता है, मुहाफिज कितने हैं वगैरह। सुजाता ने तफसील बताई। बोली सुबह 9 बजे अस्पताल पहुंचता है और शाम 4 बजे छुट्टी करता है। 7 हाइट हॉस्पिटल से थोड़े फासले पर ही शिवजी नगर में उसकी बड़ी सी कोठी है। गैर शादीशुदा है। घर में 2 चौकीदार, एक माली, एक बावर्चन हर वक्त मौजूद होते हैं। एक जाती मुहाफिज और एक ड्राइवर भी है जो अस्पताल की तरफ से उसे मिले हुए हैं। लौरा ने बेबाकी से पूछा, औरतों के बारे में उसकी कोई खास पसंद? डॉक्टर सुजाता नफरत भरे लहजे में बोली, खुद तो काला भुजंग है मगर गोरी सफेद औरत का शैदाई है, इसीलिए सांवली और काली रंगत वाली उमूमन उसके शर से महफूज रहती हैं। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद वो हसरत से बोली, काश मेरी रंगत भी सांवली होती। लौरा ने पूछा, किस चीज का स्पेशलिस्ट है? वो बोली, माहिर अमराज़े क़ल्ब व जिगर यानी कार्डियोलॉजिस्ट है। लौरा इत्मीनान से बोली, राजा अपने रवैये की माफी मांगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा, जरूरत ही नहीं है, तुम आराम करो। नाक भूं चढ़ाते हुए बोली, जलील हो जाओगे लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ोगे। फिर वो सुजाता को मुखातिब हुई, मुझे सफेद कोट और नई कार चाहिए होगी, तुम मेरे साथ चलोगी? दूर से उसकी कोठी दिखाकर वापस आ जाना, बाकी ऐसे किरदार को मैं आसानी से संभाल लूंगी। मैंने पूछा, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो? बोली, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अलबत्ता माफी मांगते हो तो गौर कर सकती हूँ। मैंने भिन्नाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। वो खिलखिलाकर हंसी, बोली, चलो बता देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। एक आलीशान कोठी के दाखिली दरवाजे के सामने मैंने कार रोकी। चौकीदार जेली खिड़की खोलकर बाहर निकला। मैं चौकीदार को मुखातिब हुआ, डॉक्टर जेनिफर हिंसले डॉक्टर देवाशीष साहब को मिलने आई हैं। चौकीदार बोला, मैं पता करता हूँ, और वो अंदर घुस गया। लौरा ने मुझे छेड़ा, तुम्हें जैनी भूली नहीं है? मैंने कहा, बेहतर होगा कार से निकल कर खड़ी हो जाओ ताकि डॉक्टर देवाशीष तुम्हें अच्छी तरह देख सके। मैंने उसे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ मुतवज्जे किया। वो बोली, तुम जैसे खड़ूस के साथ इतना अरसा रहकर भी मुतासिर न कर पाई तो वो खबीस वीडियो कैमरे में देखकर कैसे मुतासिर हो जाएगा। तंजिया लहजे में कहते हुए वो नीचे उतर गई। काले रंग के 3 पीस सूट में वो सही दमक रही थी। बालों को अच्छी तरह संवार कर उसने बखेर दिया था ताकि यूं लगे कि काम छोड़ कर आई है। सफेद कोट ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। आंखों में नीले लेंस और उस पर सफेद बड़े शीशों की ऐनक जिसने उसका आधा चेहरा ढांप लिया था। ऐनक ने उसकी मासूमियत में कई गुना इजाफा कर दिया था। वो अपने असल हुलिये में थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि डॉक्टर देवाशीष उसे शक्ल से नहीं पहचानता होगा। यूं भी टीवी पर सिर्फ मेरी तस्वीर दिखाई गई थी। लौरा की तस्वीर पुलिस और एजेंसी वालों को खुफिया तौर पर तकसीम की गई थी। मैं खामोश बैठा रहा। तवक्को के मुताबिक मिनट भर के बाद ही गेट खुल गया था। लौरा अंदर आ गई। मैंने कार आगे बढ़ाई और वसी सहन में पहले से मौजूद 2 कारों के साथ पार्क की। दूसरी तरफ घूमकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। नजाकत से नीचे उतरकर वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। मैं उससे 1 कदम पीछे मौतदबाना अंदाज में चलने लगा। ड्राइंग रूम में दरमियाने कद का काला सांड खड़ा था। डॉक्टर की बजाय वो किसी गुरोह का दादा लग रहा था। करी होंठों पर नदीदेपन से जबान फेरते हुए उसने लौरा की जानिब हाथ बढ़ाया। बोला, यकीन नहीं आ रहा इंडिया में इतनी खूबसूरत डॉक्टर भी मौजूद हो सकती है। लौरा ने उसके बड़े हुए हाथ को थामा। बोली, यकीनन मैं मोअज़्ज़िज़ देवाशीष से मिलने की सादत हासिल कर रही हूँ। उसके हाथ में लौरा का गोरा चिट्टा हाथ यूं लग रहा था जैसे कोका कोला के मशरूब से भरे ग्लास में अंडा डाल दिया जाए। बड़ी मुश्किल से लौरा ने हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और मेरी जानिब इशारा करते हुए बोली, ये मेरे ड्राइवर, मुहाफिज और दोस्त राजा जी हैं। देवाशीष ने हैरानी जाहिर की। दोस्त? मैंने भी अपने चेहरे पर खूब कालक मली हुई थी। समझ लें 2 रूह स्याह आमने सामने आ गए थे। लौरा बेबाकी से बोली, क्योंकि मुझे इसका रंग बहुत पसंद है। देवाशीष की बातें खिल गई थीं। बोला, ये तो मेरे लिए फख्र की बात है, और गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, ये अपने हम रुतबा के साथ ज्यादा आरामदेह रहेगा, क्योंकि 2 डॉक्टरों की सकील गुफ्तगू इसके पल्ले कहाँ पड़ेगी। उसका मुहाफिज भी वहीं मौजूद था। 6 फुट जिसामत का लंबा तड़ंगा सुडोल बदन का जवान गहरी नजरों से मुझे घूर रहा था। लौरा मानी खेज अंदाज में बोली, हम आपके मुताल्ले के कमरे में चले जाते हैं, ये इधर ही बैठ जाएंगे। यकीन मानो मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने दिलकश होंगे, वरना फारिग वक्त में आती। देवाशीष इज़्तिरारी अंदाज में हाथ मलते हुए बेसब्री से बोला, आप अपने फारिग औकात बता दें, मैं इंतजार कर लूंगा। लौरा जैसी पुरकशिश लड़की का महबूबाना अंदाज उस बेचारे ने कहाँ देखा था। लौरा पके हुए फल की तरह उसकी झोली में गिरी थी। बोली, मेरे साथी डॉक्टर को घंटी पर समझा दो तो चंद घंटे अभी भी निकाल सकती हूँ। देवाशीष कमीनेपन से बोला, वैसे मेरा मुताल्ले का कमरा और ख्वाबगाह एक साथ हैं।
لورا کے ہونٹوں پر محبوبانہ تبسم ابھرا. بولی آپ جیسی شخصیت سے مجھے اسی عقل مندی کی توقع تھی. دیواشیش بولا اجیت تم مہمان کی سیوا کرو, میں ڈاکٹر جینیفر ہنٹسلے کا مسئلہ سن لوں. اپنے محافظ کو ہندی میں ہدایت دے کر اس نے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر لورا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. لورا نزاکت سے چلتے ہوئے مطلوبہ سمت کو بڑھ گئی. میں انہی کی سمت متوجہ رہا. صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اجیت نے معنی خیز انداز میں کہا بیٹھو دوست, لگتا ہے ہمیں کافی دیر گپ شپ کا موقع ملے گا. جیب سے سائلنسر لگا گلاک برآمد کرتے ہوئے میں اطمینان سے بولا ایسا بس تم سمجھتے ہو. اس نے اٹھنے کو پر تولے یہ کیا مذاق ہے. میں پورے اعتماد لہجے میں بولا یقین کرو دوست, تم کتنی ہی تیزی دکھا لو بہرحال گولی سے ہار جاؤ گے. جان بچانے کا موقع دے رہا ہوں, ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ کر الٹے گھوم جاؤ. وہ اعتماد سے بولا اور تم اجیت کے نام سے واقف نہیں, اس لیے معاف کرتے ہوئے دفع ہونے کا موقع دے رہا ہوں. اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی. میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا جیسے تمہاری مرضی, اور میں نے ایک دم ٹریگر دبا دیا. گولی اس کے کان کی لو کو ساتھ لے گئی تھی. اس کے ہونٹوں سے تیز سسکی کے ساتھ واہیات گالی برآمد ہوئی اور اس نے کان پر ہاتھ رکھ لیا. میں چونکہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے گالی برداشت کرنا پڑی. وہ دیواشیش کا محافظ تھا. معلوم نہیں اس کی کارروائیوں میں شریک تھا یا نہیں, صرف شبے کی بنا پر اسے ٹھکانے لگانا مناسب نہیں تھا. میں نے کہا یہ گولی تمہاری کھوپڑی میں بھی چھید کر سکتی تھی. تب اجیت نام پر اترانے والی زبان کی حرکت نے رک جانا تھا. ایک اور موقع دے رہا ہوں اور یقین کرو مجھ سے بار بار موقع نہیں دیے جاتے. اس نے بازو اوپر اٹھا دیے تھے. آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا. کان کی لو سے خون کے قطرے ٹپک کر اس کی سفید قمیض کو رنگین کر رہے تھے. میں نے حکم دیا ہاتھ گردن کے پیچھے باندھو اور صوفے سے اتر کر الٹا گھومتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ. اس نے لمحے بھر کے توقف کے بعد میری ہدایت پر منوان عمل کیا. قریب جا کر میں نے ایک دم پستول کو بیرل سے پکڑ کر اس کی کھوپڑی کی سختی کا اندازہ کیا. آخ کی آواز کے ساتھ وہ اوندھے منہ صوفے پر گرا. اس کی بے ہوشی کو یقینی بنانے کے لیے میں نے دوسرا وار بھی کیا اور پھر جیب سے باریک ریشمی رسی نکال کر اس کی مشکیں کسنے لگا. اسے سختی سے جکڑ کر میں نے گھسیٹ کر قریبی کمرے میں پھینکا اور خود دیواشیش کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا. دروازہ دھکیلنے پر کھلا ملا. اندر کا منظر میری توقع کے مطابق تھا. دیواشیش اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور لورا اس کی مشکیں کس رہی تھی. وہ تیز لہجے میں بولی میرا خیال ہے تمہارا باہر رہنا زیادہ بہتر رہے گا. میں نے کہا شاید تم جلدی نہ اگلوا سکو. وہ بولی ایسے سوروں کو سدھانے کو لورا براؤن سے اچھا استاد تمہیں نہیں ملے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے باقی لوگوں کو میں سنبھالتا ہوں, اور میں خوابگاہ سے باہر نکل آیا. ملازمہ مجھے باورچی خانے میں ملی تھی. اس کے دوپٹے سے اس کی مشکیں کس کر میں نے باورچی خانے میں بند کر دیا. باقی ملازم وہاں موجود نہیں تھے. فیملی کوارٹر کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے تھے اور وہاں جانا وقت کا ضیاع تھا. میں ڈرائنگ روم کے دروازے کو اندر سے قفل کر کے دوبارہ دیواشیش کی خوابگاہ میں پلٹ آیا. دیواشیش کی حالت کافی خستہ نظر آ رہی تھی. ایک کان اور ناک کٹا کر وہ مزید بھیانک لگنے لگا تھا. اپنی شلوار وہ گیلی کر چکا تھا. منہ بندھا ہوا تھا. بس ناک سے قابل رحم آوازیں نکل رہی تھی. یقیناً کمرہ ساؤنڈ پروف تھا, تبھی تو اس کی ہلکی سی آواز بھی میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی. اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیواشیش کی امیدوں کا ناس کرنے کے لیے کہا باہر والے ساروں کو قتل کر دیا ہے تاکہ اس کا رہا سہا دمخم بھی ٹوٹ جائے. لورا نے کپڑا کھول دیا. بولی پھر تو اس کے ہونٹ آزاد کر دینے چاہیے. وہ گھگیاتے ہوئے بولا پلیز پلیز تم جو چاہتی ہو لے لو, مگر مجھ میں مزید سہنے کا حوصلہ نہیں ہے. وہ بولی لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا مواد کہاں رکھا ہے. وہ ہکلایا کون سا مواد. ایک دم اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے لورا نے اس کے بازو میں چاقو گھوم دیا. اس کا جسم زور سے لرزا اور پھر مسلسل کانپنے لگا. لورا بولی اگلی بار تمہاری آنکھ جائے گی, اور اس نے بے رحمی سے اس کی آنکھوں کے سامنے چاقو لہراتے ہوئے اس کے ہونٹ آزاد کیے. آہ کرتے ہوئے وہ گڑ گڑایا پلیز رحم کرو. لورا بولی معصوم لڑکیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والے پر رحم کرنا مظلوم لڑکیوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے, اور لورا اتنی ظالم نہیں ہے. اس نے صفائی دینے کی کوشش کی. میں لورا قطع کلامی کرتے ہوئے بولی تمہارے سارے کرتوت مجھے پتا ہے سور, اور ہر جھوٹ پر یہ چاقو تمہارے جسم کا بوسہ لے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو پوچھوں سچ سچ اگل دو. سمجھ میں آیا؟ وہ چپ رہا. لورا نے ہلکا سا توقف کر کے سوال دہرایا اب بتاؤ بلیک میلنگ کا مواد کہاں چھپایا ہے.
वो अटकते हुए बोला, तिजोरी में। लॉरा ने पूछा, और तिजोरी कहाँ है? वो नजरें चुराते हुए बोला, वो इस कोठी में नहीं है। लॉरा बोली, ऐसे नहीं सुधरोगे। उसके होंठों पर हाथ रखते हुए लॉरा ने चाकू उसकी आंख में घोंप दिया। वो जोर से उछला और भयानक आवाजें निकालते हुए बिन जल के मछली बन के तड़पने लगा। लॉरा ने उसके होंठों को सख्ती से दबाए रखा, वरना कमरा उसकी चीखों से गूंज उठता। मैंने कहा, कमरा साउंड प्रूफ है कैप्टन, इसलिए एहतियात बेकार है। वो बोली, जानती हूँ, मगर मेरी समातें इसकी करीह चीखों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नफरत भरे लहजे में कहते हुए लॉरा ने उसके होंठों से हाथ हटा दिए। वो बाआवाज़ बुलंद कराहने लगा। लॉरा ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। पै दर पै हमलों ने देवाशीष की मज़ाहमत खत्म कर दी थी। तेज बदबू जाहिर कर रही थी कि देवाशीष अपने आसाब पर काबू खो चुका था। मैंने मफलर नाक पर लपेट लिया। लॉरा ने भी नाक पर मास्क चढ़ा लिया था। उसकी कराहें थमने से पहले लॉरा ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो मैं पूछ रही थी कि तिजोरी कहाँ है। देवाशीष के होंठों से गालियों और मुगल्लजात का तूफान उबल पड़ा। तुम फाहिशा रंडी, मेरे पे तेरी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लॉरा बोली, अब तक डटे हुए हो, मान गई तुम्हारी बर्दाश्त को। बाकी अपने जिस उज़्व पर इतरा रहे हो, अब वो तेरे पास नहीं रहेगा। लॉरा ने बेबाकी से कहते हुए उसकी टांगों के बीच में हाथ डाला। देवाशीष की हिम्मत पहले ही बाकी नहीं रही थी। बोला, भगवान के लिए माफ कर दो, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नामर्द बनने का हौसला वो नहीं कर सका था। उसने फौरन हथियार फेंक दिए। लॉरा बोली, भौंकते रहो, तुम्हारे पास चुप रहने को 1 मिनट भी नहीं है। देवाशीष पेट में मौजूद मवाद पहले ही उगल चुका था। अब दिमाग में छुपाए राज बाहर निकालने लगा। तिजोरी ख्वाबगाह के अंदर ही कपड़ों की अलमारी में बनी हुई थी। मैंने अलमारी के पट खोलकर कपड़े एक जानिब हटाने की बजाय बाहर निकाल कर फेंके। अंदर चौड़ा तख्ता दाएं जानिब धकेलने से आसानी से हट गया। उसके अकब में फौलाद की तिजोरी नजर आ रही थी। देवाशीष के बताए कोट से कुफल खोल कर मैंने इकलौता पट खींच लिया। लॉरा भी करीब आ गई थी। अंदर 10-12 USB, एक लैपटॉप, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डॉलरों की चंद गड्डियां, 8-9 सादा मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेजात पड़ी हुई थी। यकीनन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर वो लड़कियों को अपने असल नंबर से फोन नहीं करता था। देवाशीष से पासवर्ड पूछकर लॉरा ने लैपटॉप ऑन किया। सारी हार्ड डिस्क गंदी फिल्मों से भरी हुई थी और वो फिल्में उसकी अपनी तैयार करदा थी। लेडी डॉक्टरों के अलावा नर्सों और चंद दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की फिल्में भी मौजूद थी। न जाने वो दरिंदा कब से इस काम में लगा हुआ था। हर लड़की के नाम का फोल्डर बना हुआ था। कुछ के फोल्डर के साथ मुर्दा लिखा था, जिसका मतलब यही था कि चंद एक ने खुदकुशी में राह फरार इख्तियार की थी। डॉक्टर सुजाता के नाम का फोल्डर भी मौजूद था। उसमें 4 वीडियोस पड़ी हुई थी। लॉरा ने एक वीडियो चलाई। डॉक्टर सुजाता को बेलिबास देखना कोई अच्छा तजुर्बा नहीं था। मैंने रुख मोड़ लिया। इतनी बदअखलाक लॉरा भी नहीं थी कि मुसलसल देखती रहती। वो बस देवाशीष की दरिंदगी की तस्दीक कर रही थी ताकि उसे अपने तशद्दुद का पक्का जवाब मिल जाए। मुतमईन होते ही वो मुझे मुखातिब हुई, सब कुछ समेट लो, और खुद देवाशीष की तरफ बढ़ गई। मैंने एक बैग ढूंढ कर तिजोरी में झाड़ू फेर दिया। डॉलरों की गड्डियां भी नहीं छोड़ी थी। इंडिया में अपनी जरूरियात पूरा करने को वो रकम काम आ सकती थी। लॉरा चाकू खोल कर दोबारा तैयार हो गई। बोली, इसके अलावा मवाद कहाँ छुपाया है, सच उगल दो, वरना। एक औरत होने के नाते मुझसे ज्यादा वो जानती थी कि मुतासिर होने वाली बेचारी लड़कियां किस अजियत से गुजरी होंगी। हर वक्त भांडा फूटने का डर, वीडियोस के लीक होने का खौफ, आए रोज नए दरिंदों के सामने जिस्म का दस्तरखान सजाने की अजियत, पूरे खानदान की बदनामी का वबाल, और भी जाने कौन कौन से एहसासात बेचारियों के दिलो दिमाग को डसते रहते होंगे। यकीनन खौफ और अंदेशों के साए में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल और अजियत भरा है, और लॉरा तो खुद शुक्ला की दरिंदगी का शिकार हो चुकी थी। वो रो देने वाले लहजे में बोली, भगवान की कसम, सब कुछ इसी तिजोरी में छुपाया है। लॉरा बोली, तो फिर छुट्टी करो, तुम जैसे गलीज का वजूद जमीन के ऊपर नहीं अंदर बेहतर रहेगा। उसने मुसलसल 2 बार उसकी गर्दन में चाकू घुसेड़ा। देवाशीष खरखराते हुए तड़पने लगा। लॉरा ने एक कागज पर लिखा, इस दरिंदे की मौत पर किसी को अफसोस करने की जरूरत नहीं। ये हैवान न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। मैं मीडिया से दरखास्त करती हूँ कि मेरे इन अल्फाज को टीवी पर जरूर चलाए कि तमाम लड़कियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मवाद मैंने जाया कर दिया है। अब हर वो लड़की आजाद है जो इस मूजी के चुंगल में फंसी हुई थी। ये कागज उसकी छाती पर रख कर लॉरा खड़ी हो गई।
आई। मैंने बैग कंधे में डाल लिया था। लॉरा के कोट पर खून के छींटे नजर आ रहे थे। उसने कोट वहीं उतार कर फेंका और हम बाहर निकल आए। चौकीदार लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ था। हमें देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरे कार मोड़ने तक चौकीदार दाखिली दरवाजा खोल चुका था। देवाशीष के घर से निकलकर हम थोड़ी दूर आए। एक अवामी पार्क की पार्किंग में डॉक्टर सुजाता हमारी मुंतजिर थी। अपनी चोरी की कार पार्किंग में छोड़कर हम उसकी कार में मुंतकिल हो गए। सुजाता के स्टीयरिंग व्हील पर रखे हाथ इस्तरारी अंदाज में कांप रहे थे। हमारे बैठने के बाद भी उसे कुछ पूछने का हौसला नहीं हुआ था। लॉरा ने कहा, चलो। थूक निगलते हुए उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील थपथपाया। क्या रहा? लॉरा इत्मीनान से बोली, देवाशीष का तो कख नहीं रहा और ब्लैकमेलिंग का तमाम मवाद हमें मिल गया है। सुजाता ने गहरा सांस लिया और फिर एकदम लॉरा के गले में बाहें डालकर वो रो दी। लॉरा के चेहरे पर तबस्सुम उभरा और उसकी पीठ थपथपाने लगी। सब कुछ ठीक हो गया मेरी जान, अब तुम आजाद हो। उसने लॉरा के चेहरे को मुसलसल चूमते हुए मुसर्रत भरे लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरा ने कहकहा लगाते हुए मुझ पर चोट की, कुछ बोसे राजा के लिए भी बचा लो, बेचारा ललचा रहा होगा। मैं इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुमसे वसूल कर लूंगा। लॉरा ने मुड़कर मुझे घूरा। देवाशीष का अंजाम देखकर भी मुझसे डर नहीं लग रहा। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, डरे वो जिसके करतूत देवाशीष की तरह हों। इत्मीनान से कहते हुए मैंने टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। लॉरा सुजाता को तफसील बताने लगी। देवाशीष के अंजाम पर सुजाता को बहुत खुशी हुई थी। पौन घंटे में हम वापस पहुंच गए थे। लॉरा ने तमाम USB, हार्ड डिस्क, दस्तावेजात और लैपटॉप सुजाता को दिखाए। डॉलरों की गड्डियां और मोबाइल फोन मैंने अपने पास रख लिए थे। खूब तसल्ली कर लेने के बाद उन्होंने सारी अशिया को हथौड़ी से कूट कर टुकड़े टुकड़े किया और क्यारी में गड्ढा खोद कर दफना दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।